Hello everyone, a warm welcome to all of you in this new series of real news analysis presented by Aman Bharadwaj. So let's get started with our today's topic of discussion. तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे एक कोटेशन से जो कि ओशो की है, जो कहती है कि इन मेडिटेशन यू आर नॉट अनकॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस, मोर कॉन्शियस देन एवर। ओशो की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि आपको कॉन्शियस रहना है हर टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेडिटेशन में हो तब आप कॉन्शियस हो, बाकी समय आप अनकॉन्शियस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर समय कॉन्शियस होना चाहिए। वो हम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमें ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान देना है। तो अब बात यह है कि ध्यान देना कहाँ है? ध्यान देना है ध्यान देना है अपने थॉट्स के ऊपर। क्योंकि आज 90% लोग डिप्रेशन में है और स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो जो थॉट्स उनके माइंड में आ रहा है, क्योंकि एक दिन में ऑलमोस्ट 60 to 70,000 थॉट्स हमारे माइंड में आता है। वो रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो रैंडम होता है। उसका कोई कहना नहीं होता है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। मॉडर्न साइंस भी ये नहीं बता पा रहा है कि हमारे बॉडी में थॉट नाम की जगह कहाँ से सिक्रीट हो रही है, कहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये नहीं पता किसी को, लेकिन वो आ रहा है, फॉर श्योर वो आ रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? थॉट्स को कंट्रोल करना, क्या ये एक सॉल्यूशन है कि अगर हम थॉट्स को कंट्रोल कर ले तो आज जितनी भी प्रॉब्लम है हम उससे निजात पा सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। हमें क्या करना है? मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन मतलब हमें हर समय ध्यान में रहना है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बस मेडिटेशन करें और उसी टाइम हम ये समझे कि हमें अब ध्यान देना है। लेकिन ऐसा नहीं। गाइडेड मेडिटेशन मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें ध्यान से करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आता है, किसी भी तरह का कुछ भी थॉट्स हमारे माइंड में जब अराइज होता है, हमें उसे देखना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना है। ये जो 5 एलिमेंट्स है हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जो कि मूलाधार से लेकर के यहाँ तक आता है। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र। इसी एनर्जी पॉइंट्स को एनर्जी सेंटर्स या एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। ये आज्ञा चक्र, जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इसी को कहते हैं पीनियल ग्लैंड। यहाँ पर रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी इसे कह सकते हैं, बहुत एनर्जी है यहाँ पर। तो इस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो गाइडेड मेडिटेशन इन सब चीजों के बारे में बताता है, लेकिन हम एक छोटा सा इसमें एक बात समझ लेते हैं जो आप सभी को बहुत फायदा देगा। कि करना क्या है कि जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें उस पर कोई रिएक्शन नहीं करना है। हमें उसे सिर्फ देखना है। और जैसे हम उसे देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो जो थॉट है वो बबल की तरह फॉर्म होगा और वो ट्रांजिएंट होता है। वो तुरंत चला जाएगा। जैसे ही हम लोग उसे देखेंगे वो डिसअपियर हो जाएगा। वो थॉट ऐसा हो जाएगा कि कभी वो था ही नहीं। तो ये हम कर सकते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन इसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्वांटम टनलिंग का। तो आइए देखते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। क्वांटम टनलिंग को समझाने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, उस टॉपिक्स को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मैटर वेव। अब ये मैटर वेव क्या होता है? हमें पता है कि जो लाइट होता है, ये जो लाइट है, लाइट डुअल नेचर शो करता है। लाइट क्या होता है? डुअल नेचर शो करता है। और कोई भी जो लाइट होता है तो प्रोपेगेट होता है। प्रोपेगेट होने का उसका एक तरीका होता है, जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ।
इसी फॉर्मूले के हिसाब से वो प्रोपेगेट होता है, वेवलेंथ होता है कि कितना दूर तक वो लाइट जाएगा। तो हमें पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, और वॉयलेट का, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। उसी तरह वॉयलेट की वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा जो होता है वो कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ज्यादा होता है। और ये भी हमें पता है कि जो रेड कलर होता है वो, उसका जो स्पीड होता है एयर और वैक्यूम के, एयर और वैक्यूम में तो सारी लाइट का स्पीड सेम ही तरह से होता है, उसको इसी पैटर्न पे आगे प्रोपेगेट करना होता है। लेकिन अदर देन एयर और वैक्यूम अगर कोई लाइट जाता है किसी अलग मीडियम में, तो फिर क्या होता है कि वॉयलेट का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, वॉयलेट का स्पीड स्लो हो जाता है और रेड का जो स्पीड होता है वो बढ़ता है, वॉलेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर वॉलेट का स्पीड स्लो है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। रेड का स्पीड फास्ट है, फास्टर स्पीड है इसका, तो मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई जो लाइट होता है वो पैकेट्स में आता है, स्मॉल पैकेट्स में लाइट आता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोन्स। इसी को, इसी पर एक थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था 1905 में, और जिसके लिए इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो यहाँ पर पार्टिकल है और वेव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी जो है अपने साथ मोमेंटम कैरी करेगा, और उसका जो वेवलेंथ होगा, उसका कुछ सर्टेन वेवलेंथ भी होगा, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम पर। और उसकी एनर्जी हम दो तीन तरह से निकाल सकते हैं, मोस्टली दो तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कि अगर यहाँ पर कोई कोई रेडिएशन ऐसे जा रहा है, कोई रेडिएशन है, तो उस रेडिएशन का एक मोमेंटम होगा और उसका वेवलेंथ होगा। मोमेंटम को हम लोग बोल सकते हैं mv, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका वेवलेंथ होगा तो मास, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी जो एनर्जी है वो हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब होता है कि अगर कोई मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है। ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि 1 kg कोल अगर हम लोग ले लेते हैं, 1 kg कोल, 1 kg कोल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो वो 8, वो क्या करेगा, 8 किलोवाट आवर की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो पूरे दिल्ली को कुछ मिनट्स तक एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। और नॉर्मल हाउस में वो इससे ज्यादा कर सकता है, कुछ मिनटों से ज्यादा वो एनर्जी का सप्लाई वो कर सकता है अगर हम लोग 1 किलो कोल ले ले तो अगर किसी मास को एनर्जी बना दिया जाए तो अल्टीमेट सोर्स हमें मिल जाएगा। जैसे पानी है, अगर ये वाटर है, तो वाटर में हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है 1H1 या फिर 1S1, तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम हो गया 1H3, ट्राइटियम। तो ये जो ड्यूटेरियम होता है ये पानी में भी होता है। और अगर हम लोग किसी तरह, इसे हम लोग हैवी वाटर भी कहते हैं और इसे कहते हैं D2O, तो अगर किसी तरह इस ड्यूटेरियम को अगर हम लोग पानी से निकाल ले तो ये अल्टीमेट सोर्स हो जाएगा हमारे एनर्जी का। जो आज हम लोग फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट में, उस सबको ना करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस पे अभी भी काम चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन से या कौन से मेथड से हम लोग पानी में से ड्यूटेरियम निकाल सकते हैं। और ये ड्यूटेरियम तब बना था जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, और ये सिर्फ जितने भी ओशन है उसी पानी में नहीं है, हमारे बॉडी में भी पानी है और हमारे बॉडी में भी ड्यूटेरियम है। तो अब देखते हैं कि जो एनर्जी जो इन्वॉल्व्ड है वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एनर्जी निकालने का तरीका है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और एक क्या हो जाएगा, मतलब क्या, अगर कोई रेडिएशन है तो उसका वेवलेंथ निकालना है, तो रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है तो वो उसका मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। तो एक हो गया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर।
और एक हम लोग निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पर h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो इन दोनों पे अगर हम इन दोनों से एनर्जी निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही निकलेगा। अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1 और इसको बोलूं इक्वेशन 2 और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करवा दूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा। मुझे लैम्डा चाहिए कि अगर कोई रेडिएशन है तो उसका सर्टेन मोमेंटम होगा, अगर वो मूव कर रहा है उसका कुछ मोमेंटम इन्वॉल्व होगा उसमें, तो उसका वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा कि उसका जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो mc इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। और अगर मैं बोलूँ कि ये कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल को मैंने अगर इस वॉल पर, ये अगर कोई वॉल है, ये कुछ वॉल है, इस वॉल पे मैंने इस पार्टिकल को हिट किया, जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा इसका कुछ मोमेंटम होगा। अगर इस पार्टिकल का मास m है और वो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। तो अगर मैं अब इस पार्टिकल का वेवलेंथ के बारे में बात करूं, जैसा मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकल हो चाहे वो एनर्जी हो, उसका वेवलेंथ डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम पर। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, सॉरी इसका जो वेवलेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा h बाई मोमेंटम, मतलब कि h बाई एम वी। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब ये टॉपिक आता है क्वांटम टनलिंग, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज समझाना चाहता हूँ, वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? हमें पता है कंडक्टर के बारे में, हम कंडक्टर को अच्छे तरह से जानते हैं। कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, करंट को पास कराते हैं। करंट को पास कराने का मतलब क्या हुआ? मेनली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इसका मास वैसे तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जो मास हम लोग लेके चलते हैं, मानते हैं, जो हमारा एजम्पशन है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये इसका मास है। और इसका जो नेम है वो रखा था ईवी स्टोनी ने, इलेक्ट्रॉन का जो नेम रखा था वो रखा था ईवी स्टोनी ने, इसका नेम रखा था। जे थॉमसन ने इसे फाउंड किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को फाउंड किया था। कंडक्टर को समझाने से पहले, सुपर कंडक्टर को समझाने से पहले मैं थोड़ा कंडक्टर बताऊंगा, फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सुपर कंडक्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे वो कंडक्टर होता है। जैसे हमारा बॉडी भी कंडक्टर है, अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमारे बॉडी से होकर के वो अर्थ में जाता है, और अर्थ क्योंकि जीरो पोटेंशियल पर होता है, अर्थ जो होता है वो जीरो पोटेंशियल पर होता है, तो वो सारे करंट को, सारे इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है, और क्योंकि सर्किट कंप्लीट करना रहता है तो वो करंट उस तरह से फ्लो होता है और अपना सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कोई वायर लूं और उस वायर को मैं इस तरह से सोलेनॉइड बना के या कोई सर्कुलर कॉइल बना करके ऐसे रखूं, और मैं यहाँ पर एक सेल लगा दूं इस तरह से, अब ये सेल है। जैसे अगर हम लोग बात करें बैटरी के बारे में, अगर मैं बना दूं बैटरी, तो ये बैटरी है। बैटरी का ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया पॉजिटिव कैप, ये हो गया नेगेटिव कैप, और इसमें बैटरी में चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बैटरी में चलता है, जिसके कारण एक फोर्स बैटरी से निकलती है, इसे कहते हैं ईएमएफ। मतलब अगर आप लोग बाजार से बैटरी लेने जाते हो तो वो एक्चुअल जो उसका पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि हमें जो उसकी एफिशिएंसी मिलती है वो टर्मिनल वोल्टेज से मिलती है। टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है बैटरी के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है जैसे बैटरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के कारण उनकी एनर्जी लॉस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और बैटरी का फाउंडर था एलेक्जेंड्रा वोल्टा, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलम। तो अब यहाँ पर क्या है, ये सेल मैंने बनाया है, मतलब यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन पास करता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करता है लो पोटेंशियल से इस वायर में, और हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो होता है। तो अगर ये करंट का फ्लो हो रहा है और ये मैंने कोई वायर लिया है, और यहाँ पर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, ये मैंने रखा है यहाँ पर मैंने रख दिया है सॉफ्ट आयरन कोर। ये है सॉफ्ट आयरन कोर, एक सेकंड में ऐसे, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर अगर कोई सॉफ्ट आयरन कोर मैंने रखा है और ये करंट इस वायर में जैसे ही जाएगा, ये वायर जो है करंट जाते ही वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। वो पहले हीट होगा, हीट होने के बाद वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके हर एक सर्कुलर लूप पर, ये जो सर्कुलर लूप है ये मैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये पूरा एक मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही वो मैग्नेट बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा इस तरह से। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये फिर यहाँ से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये सॉफ्ट आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर कंडक्टर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी सुपर कंडक्टर का यूज होता है। तो सुपर कंडक्टर का जो मेन जो सुपर कंडक्टर होता है वो ये होता है कि नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, जो मैटर का जो 5 स्टेट होता है, जैसे उसमें एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, उसके बाद सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सुपर कंडक्टर का रिलेशन होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट से, प्लाज्मा से नहीं, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट से। जहां पर हमें किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल वायर है, कॉपर का कोई वायर है, ये कॉपर का अगर कोई ये कोई कॉपर का वायर है, अगर इस कॉपर के वायर को मैं बहुत ज्यादा ठंडा करूं, तो ठंडा करने से क्या होगा, वो सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा। सुपर कंडक्टर कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको ठंडा किया जाता है, और उसकी जो रेसिस्टिविटी है, जो उसका जो रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टेंस जो जीरो हो जाता है, कंप्लीट जीरो होता है। लेकिन इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस मैं कितना भी कर लूं, मैं कंप्लीट जीरो नहीं कर पाऊंगा, वो कंप्लीट जीरो नहीं होगा। तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर का, वो कंप्लीट जीरो होता है। तो वो कंप्लीट जीरो होता है एक टिपिंग पॉइंट से, इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसका जो रेसिस्टेंस होता है कंप्लीट जीरो होता है, और उसको लेके जाना होता है -270 डिग्री सेल्सियस। -270 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करना पड़ता है। नॉर्मली हमने देखा है कि लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका तो उससे भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं ड्राई आइस, आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा, तो ड्राई आइस का जो टेम्परेचर हो जाता है वो होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये लगभग लगभग बराबर है लिक्विड हीलियम के ये बराबर होता है -270 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम किसी चीज को इतना ठंडा करें कि उसका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से पास आ जाए, क्रिटिकल टेम्परेचर के पास आ जाए, और उसका जो रेसिस्टेंस है वो एकदम जीरो हो जाए, और उसका जो टेम्परेचर है -270 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उसे वो सुपर कंडक्टिविटी के स्टेट में आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है क्वांटम टनलिंग का, कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। ये जो 2025 है, 2025 का जो पूरा साल है क्वांटम ईयर ही है, क्योंकि यहाँ पर एक चिप निकला था सेमीकंडक्टर के
विलो चिप, एक विलो चिप भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलीज किया था। इसे क्वांटम ईयर भी बोला जाता है, इस ईयर को बोला जाता है क्वांटम ईयर। अब यहाँ पर क्वांटम टनलिंग क्या होता है? क्वांटम टनलिंग का मतलब सिंपल सा मैं बात बताऊं तो एक ये मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल बैरियर, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझिए ये एक बैरियर है जिससे मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल बैरियर है। ये है क्या है? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल अगर कहा जाए तो पोटेंशियल एक तरह का प्रेशर हो जाएगा। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं जिससे साइंस नहीं आती है वो भी समझ सकता है कि ये एक पोटेंशियल बैरियर है। और पोटेंशियल मतलब प्रेशर, और ये प्रेशर लगेगा चार्ज के ऊपर। कौन सा चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो प्रेशर लगेगा। अब ये पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? ये पोटेंशियल जनरेट करता है बैटरी। बैटरी जो है पोटेंशियल जनरेट करता है। अगर कोई वायर है तो उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर वो वायर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं भी है फिर भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है, और बैटरी के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अभी इस वायर में अगर मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो जब वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने ही जगह पे वाइब्रेट करेगा या अपनी ही जगह पे स्टैटिक रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि ना ही उसके पास मैग्नीट्यूड है और ना ही उसके पास डायरेक्शन है। जैसे ही हम लोग उसे कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के दो टर्मिनल से, या फिर बोले या एक पॉजिटिव कैप से और एक नेगेटिव कैप से, जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको, तो बैटरी में क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस चलता है बैटरी में, और इसके कारण से एक फोर्स क्रिएट होता है। इसको कहते हैं ईएमएफ, कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है, तो जैसे ही ईएमएफ इस वायर में फ्लो करने लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को ईएमएफ मिलता है, और क्योंकि वो फोर्स है तो फोर्स इसको मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर पाता है। तो पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हम लोग पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उतना डिटेल में से नहीं बता रहा हूँ। तो क्वांटम टनलिंग के लिए क्या है? हमें पता है कि अगर हम किसी बॉल को या किसी पार्टिकल को किसी अगर वॉल पे अगर हिट करते हैं तो क्या होगा? वो इस पे स्ट्राइक करेगा, हिट होगा, फिर वो वापस आ जाएगा, वापस यहाँ पे इस जमीन पे फॉल कर जाएगा, ऐसे करके वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्वांट ये तो हो गया मैक्रो लेवल की बात, जो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो क्वांटम लेवल पे बात करता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, उस लेकिन क्वांटम लेवल पे एक चार्ज होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। वो एक वेव नेचर शो करता है, वो पार्टिकल है लेकिन वो वेव नेचर शो करता है। तो अगर हम लोग क्वांटम लेवल पे बात करें तो ये पाया गया है कि अगर ये कोई पार्टिकल है और इसे अगर हम लोग हिट करते हैं इस वॉल पर, जिसे हमने हमने कहा कि ये पोटेंशियल बैरियर है, तो क्या होगा? एटम्स इसके कुछ एटम्स जो वेव के फॉर्म में, ये पूरा बॉल तो पास इसको क्रॉस करके इधर नहीं आ पाएगा, ये पूरा बॉल तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो है वेव के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये जो पार्टिकल यहाँ पर स्टे करेगा इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर स्टे करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर क्वांटम लेवल पे बात करते हैं तो ये वेव के फॉर्म में यहाँ पर ट्रेवल करने लगता है। तो यही है क्वांटम टनलिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया किस तरह से रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। आज इंडिया जो है जैसे देख पा रहे हैं कि 40% ऑयल जो है रशिया से ले रहा है, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, ईरान पे पहले लगाया, फिर रशिया पे भी सैंक्शन लगा दिया है। अब है क्या कि एक टर्म होता है इकोनॉमी में, प्राइस कैप। एक होता है प्राइस कैप, अरे एक होता है शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट और प्राइस कैप। प्राइस कैप का मतलब क्या हो गया कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन क्या करेगा कि सबसे जो $70 एज्यूम करके चलते कि $70
पर बैरल के हिसाब से ऑयल परचेज करना है तो वो रशिया से जो है इतने में ही परचेज करेगा। रशिया से वो $70 पर बैरल के हिसाब से परचेज नहीं करेगा, वो रशिया से परचेज करेगा $47.6 पर बैरल के हिसाब से वो परचेज करेगा। रशिया को कम पैसे में वो परचेस करेगा, मतलब एक डिस्काउंटेड प्राइस यूरोपियन यूनियन रशिया से चाह रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया यूरोपियन यूनियन ये नहीं चाहता है कि रशिया के पास पैसा ज्यादा है और उस पैसे को वो यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व करे, और वो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बाकी जितनी भी कंट्रीज है सबसे वो इतने पर ही $70 पर बैरल के हिसाब से वो ऑयल को खरीदेगा, लेकिन रशिया से वो खरीदेगा $47.6 पर बैरल के हिसाब से। और अगर कोई यूरोपियन कंपनी रशिया से ऑयल डील करती है तो उस पर वो एक्शन लेगा, उस पर वो सैंक्शन लगा देगा। तो इसे कहते हैं प्राइस कैप। तो यूरोपियन यूनियन सीधा सीधी करना क्या चाहता है कि रशिया की इकोनॉमी को हिट करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन आज भी रशिया इतने सैंक्शन के बाद भी, अमेरिका के सैंक्शन और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन के बाद भी रशिया अपने ऑयल को बेच पा रहा है और काफी अच्छे लेवल पे बेच रहा है। क्यों? इसके कारण, शैडो फ्लीट के कारण। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है दिखाने के लिए, वो ये बस दिखा रहा है कि हम लोग रशिया से ऑयल नहीं परचेस कर रहे, लेकिन सारे लोग रशिया से ऑयल परचेस कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अब रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने इसका एक अल्टरनेटिव खोजा है। उसका अल्टरनेटिव ये है कि रशिया ने क्या किया, अपनी कंपनीज को रजिस्टर कर लिया है सिंगापुर में अपनी कंट्रीज को उसने रजिस्टर कर लिया है, और इंडोनेशिया में अपनी कंट्रीज को रजिस्टर कर लिया है। जैसे ही उसने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, अब यहाँ से रशियन ऑयल जो है यूरोप जा रहा है। अब क्योंकि रशियन ऑयल यहाँ से यूरोप जा रहा है तो वहां के लोग तो ये ऑयल खरीद ही रहे हैं। अब तो लोग जान रहे हैं कि ये रशियन कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कर चुकी है, तो सिंगापुर और इंडोनेशिया में रजिस्टर है, वहां से यूरोप जा रहा है, तो कोई इसे मना भी नहीं कर सकता है कि हम लोग रशिया को ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी है और वो रशिया में नहीं है, सिंगापुर और इंडोनेशिया में। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शैडो फ्लीट, और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी कंट्री जो है रशिया को ऑयल परचेस कर रही है, इंडिया भी कर रहा है। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे जो न्यूज आया है वो न्यूज ये आया है कि एक कॉरिडोर होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसे हम लोग मल्टी मोड ट्रांजिट रूट कहते हैं। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट। ये 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मोड ट्रांजिट रूट है। ये क्या है? मल्टी मोड ट्रांजिट रूट है, जो कि स्टार्ट होता है रशिया से। और अभी हाल ही में क्या देखा गया है कि इंडिया ने रशिया से ईरान होते हुए दो कोल ट्रेन के थ्रू वाया सेंट्रल एशिया इंडिया ने वाया सेंट्रल एशिया जो है कोल मंगा लिया है। अब ये क्योंकि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि इंडिया कोल मंगाएगा, लेकिन उसका जो रास्ता है वो क्या होगा, वो रास्ता दो तीन तरह का रास्ता है। एक रास्ता क्या है कि अगर रशिया से इंडिया को कोल मंगाना है, अगर इंडिया को रशिया से कोल मंगाना है, तो वो अगर कोल सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगी, मैं उसे एक डायग्राम से बना के आपको दिखा रहा हूँ कि अगर रशिया से इंडिया को कोल मंगाना है और मान लीजिए कि ये रशिया है, तो रशिया से वो आगे बढ़ेगा और वो मान लीजिए यहाँ से रशिया में निकला, वो सेंट पीटर्सबर्ग से वो चला, तो आगे यहाँ पर इंडिया तक आना है। तो इंडिया तक आने के लिए उसको क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा और वो आएगा बाल्टिक सी। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद आएगा बाल्टिक सी के बाद वो आ जाएगा नॉर्थ सी के बाद आ जाएगा वो सेल्टिक सी आ जाएगा। सेल्टिक सी के बाद वो आएगा अटलांटिक सी।
जो कि बिजिएस्ट ओशियन होता है, एस शेप ओशियन होता है, अटलांटिक सी। अटलांटिक सी के बाद एंटर करेंगे जिब्राल्टर सी और वहां से चले जाएंगे मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से जाएंगे सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से आगे बढ़ेंगे और आएंगे रेड सी। रेड सी से आगे बढ़ेंगे और आएंगे बाबल मंडेब, बाबल मंडेब से आगे आएंगे गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन से हम लोग आएंगे JNPT, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये है नवी मुंबई में। तो पहले तो ये तरीका था, इतना बड़ा तरीका था, और इससे देखिए ये जो रूट था हमारा पुराना रूट था, इस रूट को फॉलो करने में हमको जो टाइम लगता तो 40 से 60 दिन लगता था। यहां से यहां आने में 40 से 60 दिन लगता था। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या खोजा गया है? अल्टरनेटिव ये खोजा गया है, पहला इसका एक रूट खोजा गया है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कॉरिडोर। सेंट्रल कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर में हम लोग क्या करेंगे, यहां से आएंगे कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी से अस्त्राखान, अस्त्राखान से तेहरान, और तेहरान से फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे बॉम्बे, बॉम्बे की तरफ। तो ये हो गया सेंट्रल, सेंट्रल कॉरिडोर हो गया। एक होता है वेस्ट कॉरिडोर। वेस्ट कॉरिडोर में अस्त्राखान, अस्त्राखान से अजरबैजान, अजरबैजान से यहाँ पर आ जाएंगे तेहरान, और यहाँ से रोड और रेल नेटवर्क से हम लोग यहाँ इंडिया की तरफ आ जाएंगे। तो एक हो गया सेंट्रल कॉरिडोर, एक हो गया रेल एंड रोड नेटवर्क कॉरिडोर। तो अब ये जो रूट है, इस रूट से आने में 25 से 30 दिन लगेंगे, और जो कॉस्ट होगा वो होगा 30% कम। मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो कॉस्ट लग रहा था बहुत ज्यादा लग रहा था, ये जो अब हमारा रूट है, इस रूट से अगर हम लोग आते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा, 30% कम हो जाएगा कॉस्ट। तो इंडिया ने किसी को बताया भी नहीं, और ये होल इंडिया आ भी चुका है। 2 ट्रेन आई है, ये दोनों ट्रेन जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू इंडिया पहुंच चुकी है। तो अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज यही है, इसी को मैं बता रहा था कि किस तरह से मॉस्को, मॉस्को से फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ईरान, फिर बंदर अब्बास, बंदर अब्बास पोर्ट, फिर यहाँ पर ईरान के पास चाहबार पोर्ट, चाहबार पोर्ट से इंडिया आएगा। एक मैंने रास्ता आपको बताया था सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग के बाद बाल्टिक सी, सेल्टिक सी, सेल्टिक सी, फिर नॉर्थ सी, अटलांटिक सी, जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, यहाँ से फिर आगे बाबल मंडे, वहां से फिर हम लोग JNPT एंटर करेंगे, ये मैंने आपको बता चुका था। और यही INSTC है, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। ये एक मल्टी मोड ट्रांजिट रूट है, जो जिसका जो लेंथ है ये है 7200 किलोमीटर। और हाँ, इसमें जो है 13 कंट्रीज ने अभी अपने आप को इसमें ऐड ऑन किया है और मेंबरशिप लिया है 13 कंट्रीज ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है टर्की का। टर्की ने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया है। तो अभी यहाँ पर आप एक जगह देख रहे हैं वो इस्तानबुल, ये है इस्तानबुल। अब ये जो इस्तानबुल है, इस्तानबुल, ये पहले कहलाता था, एक टाइम पर इसको कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और उससे भी पहले इसको कहते थे बाइजेंटाइन कहते थे, क्योंकि ये जो एक टाइम पे जो है ये रोमन एम्पायर का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, इस्तांबुल जो है वो एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक इंटीग्रल पार्ट था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल फिर बाइजेंटाइन एम्पायर का भी एक पार्ट था, और कॉन्स्टेंटाइन जो वहां के किंग थे, किंग के ही नाम पर इसका नाम पड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1453 में टर्क्स ने इस पर अटैक किया और इसको कैप्चर कर लिया इस्तानबुल को। और क्योंकि टर्की जो है, टर्की में क्या है कि 2 तरह के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन, मेनली तो क्रिश्चियन ही रहते हैं। क्रिश्चियन में भी यहाँ पर रहते हैं, ग्रीक्स रहते हैं, ग्रीक्स क्रिश्चियन रहते हैं, और एनाटोलियन क्रिश्चियन रहते हैं, एनाटोलियन क्रिश्चियन रहते हैं। तो बात यह है कि टर्की जो है हमेशा जो है इंडिया के खिलाफ रहता है, और वो हमेशा कहता है कि जो कश्मीर वाला जो इशू है उसको वो UN में रेज करेगा, और करता भी है, और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और इंडिया को वो इंडिया के अगेंस्ट रहता है। तो इंडिया ने ऐसा ही कुछ किया है आज, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या किया है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट बता दूं। ये जो टर्की है वो नाटो का मेंबर है,
टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक सी, और फिर उधर ऊपर रशिया, और रशिया से यहाँ पर एक स्टेट आता है, इसको कहते हैं बोस्फोरस स्टेट, जहाँ से वार्म वाटर जो है, रशिया का वार्म वाटर जो है उसको एक्सेस मिलता है बॉस्फोरस स्टेट से। और यहाँ पर डार्डेनल्स, यहाँ पर एक और स्टेट है, इस दोनों स्टेट का एक्सेस जो है तुर्की को दिया गया है। और यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ पर ग्रीस है, फिर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो यूएन रिजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर जितने भी जो पानी है, ये जो पानी है और इसमें जितने भी आइलैंड्स हैं, इसमें ज्यादातर पे जो तुर्की का कंट्रोल है यूएन रिजोल्यूशन के हिसाब से। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है इन सब कंट्रीज के साथ? इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ग्रीस को और साइप्रस को ब्रह्मोस देने का एक तय किया है कि ग्रीस को वो ब्रह्मोस देगा और साइप्रस को ब्रह्मोस देगा। ग्रीस की कैपिटल एथेंस होती है, और अर्मेनिया को भी देगा, ग्रीस को भी देगा, साइप्रस को भी देगा और अर्मेनिया को भी देगा। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया है, अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है। इसको ब्रह्मो अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो देगा। लेकिन ब्लैक सी में जाने के लिए तो ये जो है न्यूज है,